नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं अखिलेश सर। गौरी जी, आपका स्वागत है। आज हमारी फॉरेन एक्सपर्ट बन के आई हैं। और मयंक सर और संजय सर। आज हम देश की नहीं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करने वाले हैं। वैसे तो हम चुनाव से पहले के मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन आज उसको तोड़ते हुए आज हम यूएस में इलेक्शन की पोस्ट इनॉग्रेशन आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यूएस एक ऐसा देश है जिसकी राजनीति का पूरे दुनिया की राजनीति पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारे देश की राजनीति पर भी उसका फर्क पड़ता है, तो उस पर बात करेंगे। आज हम सबसे पहला सवाल गौरी जी आपसे है। एक तो पूरा इनॉग्रेशन के बाद जो उनके बड़े फैसले हैं उसको भी थोड़ा ब्रीफ करिएगा हमारे दर्शकों के लिए। और कुछ जो चर्चित फैसले, जैसे उन्होंने जो बर्थ राइट जो सिटीजनशिप था वहाँ पे, जो पैदा होते ही के साथ ही यूएस सिटीजनशिप मिलती थी, उसको जो उन्होंने रोक लगाई, उसको लेके बहुत चर्चा है। और मैं अभी कल देख रहा था अखबारों में, इसको लेके बहुत सारी खबरें थी कि जो सी सेक्शन डिलीवरीज बहुत अचानक से तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि उसका जो टाइमिंग है वो 20 फरवरी से लागू होगा। हालांकि एक यूएस जज ने उस पर अस्थायी तौर पे रोक लगाई है। उस फैसले की चर्चा हो रही है। जो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट और डब्ल्यूएचओ से अपने आप को विड्रॉ किया है, उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन एक चर्चा जो हो रही है, अगर हमारे देश से जोड़ें, क्योंकि हमारे देश पे वो राजनीति पे बहुत असर पड़ता है, वो है रुपए का। डॉलर के मुकाबले रुपया जो गिर रहा है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाया था। तो उसको एसबीआई की एक रिपोर्ट ने वो ट्रम्प टेंट्रम करके उसको उन्होंने बोला है कि उनके नवंबर में जीतने के बाद से रुपया ऑल टाइम लो है। और हमारे देश पे ही नहीं, दुनिया भर की और भी मुद्राओं में फ़र्क पड़ रहा है। और उन्होंने एक तरह से ब्रिक्स कंट्रीज़ को धमकी दी कि अगर आपने डॉलर के अलावा और ट्रेड किया तो आपको 100% टैरिफ वो करेंगे। वैसे हमारा जो देश है वो उनके साथ हमारा व्यापार बहुत अच्छा है। और अमेरिका उन गिने चुने देशों में है जहाँ पे हमारा ट्रेड सरप्लस है, जिसको लेके एक बार ट्रम्प ने बोला भी है। तो ओवरऑल, और एक है कि भाई हमारे जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम है वो सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए नहीं रही है। हमारे देश का भी एक जो बड़ा मिडिल क्लास है, जिसको लगता है अमेरिका जाने से हमारा एक सपनों सा उद्धार हो जाएगा। तो वो जो H1B वीज़ा और तमाम जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उसको लेके बहुत एंग्जाइटी है। क्योंकि माना जाता है ट्रम्प को एक वो मतलब टफ इमिग्रेशन पॉलिसी वाले हैं। अब वो नई पॉलिसी किस तरह से क्या करेंगे, बहुत सारी बातें हो रही है। इलीगल इमिग्रेंट्स को किस तरह से वो करेंगे, और जो वीज़ा पॉलिसी पे क्या वो करने वाले, इसको लेके बहुत एंग्जाइटी। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी पहले टिप्पणी। जी, धन्यवाद आपका। पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब तक अगर आप ट्रम्प की बात करें तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने एक दिन में इतने फैसले कर लिए जो शायद जो बाइडन ने 4 साल में नहीं किए। उन्होंने धड़ाधड़ इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ में करी। वो मीडिया से बात करते जा रहे थे और साइन करे चले जा रहे थे, इस तरह से उनका चल रहा था। 3-4 बड़े उन्होंने फैसले किए। पहला तो इमिग्रेशन, क्योंकि इमिग्रेशन उनका पूरे इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा था। तो उन्हें अपनी ऑडियंस को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताना था कि वो सिर्फ वादे नहीं थे, चुनावी वादे नहीं थे, वो वाकई उस पर अमल करेंगे। तो इमिग्रेशन पे ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। पहला उन्होंने ये कहा है कि अपनी एक सदर्न बॉर्डर जो है, सदर्न बॉर्डर वो बॉर्डर है जो मेक्सिको और अमेरिका के बीच का जो बॉर्डर है, वहाँ से अधिकतर जनता वहीं से आती है अमेरिका में। बाकी कनाडा से आती है, बट कनाडा में इस वक्त इतनी ठंड है, इतनी बर्फ़ है कि वहाँ पे लोग जम के मर जाते हैं, वहाँ से नहीं आ पाते हैं। तो सब लोग मेक्सिको बॉर्डर से आते हैं। तो मेक्सिको बॉर्डर पे उन्होंने एक अलग पुलिस फोर्स लगाई है। उसके अलावा उन्होंने ये भी लॉ पास किया है कि अब जो पकड़ा जाएगा उसको वो रिलीज़, जो कैच एंड रिलीज़ की जो पॉलिसी थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि उन्होंने पकड़ा और उनको फिर अमेरिका के अंदर छोड़ दिया और फिर वो असाइलम की उनकी घटनाक्रम पूरा चलता रहेगा। 4 साल 5 साल तक उनकी पूरी लीगल प्रोसीडिंग चलती रहेगी। वो सब उन्होंने बंद कर दिया है। उसके लिए उन्होंने अलग से फोर्स लगाई है, लोग तैनात किए हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये बर्थ राइट सिटीजनशिप का मुद्दा भी उठाया है। उनका मानना ये है कि जो 14th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी एक कंडीशन है। वो सबको ऐसे ही नहीं बांटा जा सकता कि जो भी आए, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट हो, लीगल हो, कोई भी हो, जिसके बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं अमेरिका में, उन सबको पैदा होने की वजह से उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए। ये वो इस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। 22 ऐसे प्रदेश हैं, वहाँ पर राज्य हैं जहाँ पे इसको चैलेंज किया गया है। 22 प्रदेशों के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने चैलेंज किया। अभी जज ने ये भी कहा है कि इस पर उन्होंने रोक लगा दी है, पर ये नहीं कहा है कि ये गलत है। देखिए, फैसला नहीं हुआ है, अभी एक इंटरिम का ऑर्डर है। इसके बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी एज अ प्रेसिडेंट पावर यूज़ करेंगे, उसे फिर अमल करना चाहेंगे या नहीं, इस पर क्लैरिटी नहीं है। और ये लॉ का मामला है, इस पर कुछ दिन में पता चलेगा। बट ये बात सही है, इससे इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी हो गई है
कि बहुत लोग जो हैं अपने प्री टर्म बेबीज़ को 19 फरवरी तक लाना चाहते हैं अमेरिका में, ताकि उनको सिटीजनशिप मिल जाए। उसके बाद वो नागरिक नहीं बन पाएंगे। नागरिकता का जो कट ऑफ है वो 20 फरवरी है, और उसमें एक बहुत बड़ा शेयर इंडियन इमिग्रेंट्स का भी है। मैं ये बताऊंगी कि अभी सिर्फ 34% ऐसे इंडियन अमेरिकन्स हैं जो कि पैदा हुए हैं वहाँ पे। बाकी सारे वहाँ पर लीगल इमिग्रेंट्स हैं, बट फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स है। वो या तो H1B पे आए हैं या F1 पे आए हैं, या उन्हें फिर ग्रीन कार्ड मिला है। ये उनकी प्रक्रिया रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना लार्ज स्केल इम्पैक्ट होगा अगर बर्थ राइट सिटीजनशिप टाइप का मामला सुलझा नहीं, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी एक बाकी कम्युनिटीज़ से फ़र्क है, क्योंकि हम लोग फैमिली के तौर पर डिसीजन लेते हैं। ये इंडियन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि एक बंदा उठ के चला गया, अब बाकी फैमिली का क्या वीज़ा स्टेटस होगा वो उस पर उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे फ़र्क पड़ेगा तो वो ये देखना चाहेगा कि मेरे बीवी को, मेरे बच्चे को, सबको हमारा मिलेगा या नहीं मिलेगा वीज़ा, और उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा। तो ये मुझे लगता है सभी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए इसका ये मुद्दा है, बट इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यहाँ पे लोग इंडिविजुअल स्तर पर निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय एक फैमिली के तौर पर लिया जाता है। तो हम लोगों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। अखिलेश सर, इस बार चर्चा हो रही थी कि सोशल मीडिया पे बहुत वो था कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, उनको इनवाइट किया जाएगा। लेकिन जयशंकर साहब गए, हालांकि उनको फ्रंट रो में जगह दी गई, तो एक ये बड़ी बात थी। और हमारे देश के कई और उद्योगपति अंबानी साहब भी गए। अब ट्रम्प साहब से मोदी जी की एक रिलेशन सबको पता है कि एक काफ़ी अच्छी उनकी रिलेशन रहे हैं। आपने देखा कि ट्रम्प आए थे, गुजरात भी गए थे और बहुत खुश होकर उन्होंने स्पीचेस भी दी थी। लेकिन फिर भी इंडियंस में बहुत एंग्जाइटी है, खासकर उनके वीज़ा रूल को लेकर के। और जिस तरह से ब्रिक्स कंट्रीज़ को लेके उन्होंने वो टैरिफ की धमकी दी थी, फिर उनके बाद से रुपए का भी जो अवमूल्यन हुआ है, तो उसको लेकर भी जो दुनिया भर में हो रहा है वो उससे अछूता भारत भी नहीं है। पूरे मसले पर आगे हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, और इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके आपको क्या लगता है कि भारत के साथ वो क्या अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, या जैसे वो उनकी जो एक टफ पॉलिसी है वो वैसा ही इंडिया के साथ भी करने वाले हैं? देखिए, एक तो जिस तरह की हड़बड़ी वो दिखा रहे हैं उसको लेकर के सवाल ये उठ रहा है। आज हमारे एक कलीग हैं, सीनियर कलीग अजय जी, उन्होंने मीटिंग में कहा भी कि ये ट्रम्प साहब जो है 4 साल के लिए राष्ट्रपति बने हैं, 4 महीने के लिए बने हैं। क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले वो कर रहे हैं, उससे यही सवाल मन में उठ रहा है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्या है, जल्दबाजी क्या है। लेकिन देखिए, नवंबर में तय हो गया था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। जनवरी में उन्होंने कामकाज अपना संभाला और पिछले 2 महीने में उन्होंने पूरा रोड मैप अपना तैयार किया। वो वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसका ऐलान उन्होंने या वादा चुनाव में जाने से पहले किया था। तो इसमें कोई सरप्राइज़ वो नहीं दे रहे हैं। सब कुछ सारी दुनिया इसके लिए तैयार थी मानसिक रूप से कि जब ट्रंप आएंगे तो ट्रंप के आने के बाद क्या होगा। तो इसके लिए सबकी अपनी अपनी तैयारियां थी, क्या रिएक्शन होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, सब सारे देश इस पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत ट्रंप के इस बात से बिल्कुल सहमत है कि वो अमेरिका फर्स्ट रखना चाहते हैं, और हर देश यही चाहता है। भारत भी चाहेगा कि जो उसकी विदेश नीति हो उसमें वो यही कदम उठाए जिसमें कि भारत के जो हित हैं वो सबसे पहले आए, उनकी सुरक्षा सबसे पहले हो। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि जब आप अमेरिका को फर्स्ट रखने की बात कर रहे हो तो क्या इसमें आप दूसरे देश के हितों को नीचे तो नहीं कर रहे हो। और हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका और भारत का जो रिश्ता है इस पर आज से काम नहीं हो रहा है। पिछले कम से कम 2 दशकों से बहुत ज़्यादा गहराई के साथ इस पर काम किया गया, और अब एक इस मुकाम पर ये रिश्ता पहुंचा है जिसमें कि आप कह सकते हो कि दोनों के रिश्ते में, इस रिश्ते में दोनों के हित सत्य हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत का हित सत्ता है कि अमेरिका ज़्यादा बड़ा देश है तो उससे हमारा हित सत्ता हो, ऐसा नहीं है। अमेरिका का भी हित सत्ता है। और इसलिए जब ये बात आती है कि जब इमिग्रेंट्स का मुद्दा ट्रंप उठाते हैं या कहते हैं कि H1B वीज़ा उसको लेकर के रिस्ट्रिक्शंस क्या और ज़्यादा किए जाएंगे, जैसे इसमें प्रावधान ये था कि मेरे ख्याल से $60,000 पर ईयर सैलरी जिनकी है उनको मिलेगा, इसको डबल करने की बात हो रही। तो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भारतीयों के जो IT कर्मचारी उन्हीं पर होगा, क्योंकि इतनी तनख्वाह में तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग आएंगे, गिने चुने लोग ही आ पाएंगे। तो जो अमेरिकन ड्रीम है भारतीयों का, क्या उसको एक झटका लगेगा। वैसे देखिए, आयरनी ये देखिए कि अमेरिका क्या है, अमेरिका तो देश ही इमिग्रेंट्स का है। वहाँ तो पूरी दुनिया से आकर के लोग बसे हैं, और जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको तो उन्होंने खदेड़ के बाहर कर दिया, ये एक तरफ से हाशिए पर डाल दिया। तो ऐसे में ये बात करना कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ हम जाएंगे या करेंगे, क्योंकि वो देश ही पूरा उन्होंने बनाया है, वो पूरा हर चीज़ उनके खून पसीने से वो देश बन करके तैयार हुआ है।
तो ऐसे में ये बात करना मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है। लेकिन ट्रंप है, ट्रंप मैवरिक हैं माने जाते हैं, वो कब क्या करेंगे भगवान जाने। जो खुद से ट्वीट किया करते थे पिछले कार्यकाल में, तो जो विदेश नीति है उनकी और जो सारे बड़े फैसले थे वो एक झटके में बता दिया करते थे। तो क्या वो ज़्यादा मैच्योर होकर के इस बार आए, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन देखना होगा, आगे उनके पे नज़र रखनी होगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि ट्रंप का भारत को लेकर के ज़्यादा सॉफ्ट रवैया है बनिस्बत की जो पिछली सरकार रही है बाइडेन की। इसमें आपने मोदी जी के साथ उनके रिश्तों की बात की, एक राष्ट्रपति का भारत आना और प्रधानमंत्री के साथ एक तरह से रोड शो करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात, फिर वो यहाँ दिल्ली आए, कार्यक्रम में रहे, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए और हाउडी मोदी जो वहाँ पर कार्यक्रम किया गया, उससे तो ट्रंप इतने इम्प्रेस हुए कि वो एक बार नहीं कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने संख्या देख करके वो हैरान थे कि इतने ज़्यादा लोग स्टेडियम में बैठे हुए हैं और पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा है। तो वो एक बहुत उनके लिए एक अद्भुत बात थी। लेकिन देखिए, कूटनीति एक तरफ होती है, राजनीति एक तरफ होती है, और जब देश के हित की बात आती है तो कोई भी पॉलिटिशियन वही बात करेगा जो उसके अपने देश के हित में हो। अब उन्होंने जैसे ब्रिक्स की बात कर दी कि उन्होंने ये धमकी दे दी कि ब्रिक्स के लिए मैं 100% टैरिफ इम्पोज कर दूंगा अगर इन्होंने डॉलर से हटके किसी और करेंसी में जाने की बात की। अब ब्रिक्स का तो भारत तो फाउंडिंग मेंबर है और हम जानते हैं कि डॉलर को लेकर के एक, हालांकि जयशंकर साहब की सफाई आई फिर कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। नहीं था, वो नहीं है, भारत नहीं करेगा। भारत, मैं ये इस बात पर मैं आना चाह रहा हूँ, मैं आऊँगा आगे, कि भारत कोई भी अपनी ओर से ऐसा कदम नहीं उठाएगा या कोई ऐसा बयान नहीं देगा इस पर कि ट्रंप की जो अभी की नीतियाँ हैं, जितने आदेश उन्होंने साइन किए हैं, भारत उससे कहीं भी खिलाफ नजर आए। आपने देखा इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है 18,000 भारतीयों का, तो जयशंकर साहब ने कहा कि ठीक है हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जब ये ब्रिक्स वाली बात है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा है। और लेकिन डॉलर को लेके आज ही तो कल देर से बेर तो बात होगी। अब भारत ने, आप ये देखिए कि रशिया के साथ ऑयल दिया तो रुपए में एक्सचेंज किया ना, क्योंकि हमें जब लगता है कि हमारा अपना इंटरेस्ट जहाँ पर है तो हम करेंगे, हमें जहाँ फ़ायदा हो रहा है। ये बात ज़रूर है कि जो रुपया नीचे गिर रहा है ये हमारे लिए चिंता की बात है। और ट्रंप की जो नीतियाँ हैं टैरिफ इम्पोज करने की और इस तरह से पनिशमेंट देने की, पनिटिव एक्शन जिसको बोलते हैं, उससे थोड़ा और इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भारत के रुपये पे पड़ सकता है। लेकिन जिस ट्रेड सरप्लस की बात आपने की वो हमारे लिए एक एडवांटेज है। अगर हम 120 अरब डॉलर का अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कल 70 अरब डॉलर का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका उन गिने चुने देशों में है जहाँ पर कि हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये फ़ायदा है, इसको हमें आगे बढ़ा करके रखना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप अपने इंटरेस्ट को लेकर, अमेरिका के इंटरेस्ट को लेकर बहुत फर्म है। पिछले कार्यकाल में भी जब आए थे तो यहाँ वो सुना गए थे, हार्ले डेविडसन के बारे में उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पर आपने ज़्यादा लगा रखा है, इसमें आपको छूट देना होगा। तो हमने बहुत फ़ायदा भी लिया है। अगर हमने फ़ायदा दिया है अमेरिका को, हमने फ़ायदा भी बहुत लिया है। तो एक तो बैलेंस हमें कहीं ना कहीं बना करके रखना होगा। लेकिन उम्मीद यही करें कि जो ये नीतियाँ हैं इनका असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर ना पड़े, क्योंकि पिछले 4 साल में मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि जो अमेरिका में जिस तरह की विदेश नीति रही और जो डोमेस्टिक वहाँ पर पॉलिटिक्स रही है और जो लगातार जो डीप स्टेट की चर्चा होती है, उसके चलते भारत अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ा है। तो जब वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, तो मुझे लगता है कि भारत में भी हमें ये बात करनी चाहिए, मेक अमेरिका फ्रेंड अगेन। भारत को भी अमेरिका को फिर से अच्छा अपना दोस्त बनाना चाहिए। तो संजय सर, ये जो अखिलेश सर ने कहा कि ठीक है पर्सनल एक रिलेशन होना अलग बात है, लेकिन जो दो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं पर्सनल एक अलग चीज़ है, लेकिन जाहिर सी बात है वो अपने कंट्री फर्स्ट की पॉलिसी ही रहेगी। मोदी या ट्रंप साहब का बहुत अच्छा दोस्त होना, उसके पहले ओबामा से भी मोदी जी के बहुत अच्छे संबंध थे। तो वो क्या सच में कोई दो देशों के आधिकारिक रिश्तों में भी उस तरह से रिफ्लेक्ट होता है क्या, भले ही आपकी पर्सनल रिलेशन हो? क्योंकि कंट्री के तो इंटरेस्ट को वो पहले देखेंगे। और दूसरा जो सर ने बोला कि मेक अमेरिका को फ्रेंड अगेन, अमेरिका क्यों भारत के लिए इतना ज़रूरी है, आपको क्यों, क्या लगता है? पहले तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर से शुरू करता हूँ। गौरी जी ने इतना विद्वतापूर्ण वो एक्सप्लेन किया है कि मेरी विद्वता वहाँ तक नहीं है, तो मैं सामान्य भाषा में सामान्य समझ के हिसाब से चलूँगा। फिर अखिलेश ने उन चीज़ पे काफ़ी अभी बताया। छोटी छोटी, पहले थोड़ा लाइटर, उससे इन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया कि गए तो उद्धार फील करते हैं। और सही में मतलब ये होता है कि अरे अमेरिका मतलब ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, जैसे किसी समय में मुंबई या दिल्ली या कलकत्ता गांव से निकल करके था, अब अमेरिका। आपके
दाएं बाएं घूम करके देख लीजिए, हर परिवार या आपके फ्रेंड ग्रुप से कोई आपके नज़दीक है जो अमेरिका गया है थैंक्स टू सॉफ्टवेयर बूम, जहां इंडिया वो सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी आगे है। फिर आपने गुजरात का जिक्र किया, ट्रंप साहब के जाने का, पूरे परिवार के साथ गए थे। वहाँ आम भारतीय के मन में एक वर्ड बार बार गूंजता है, विवेका मुंडन नंदन नंदन। विवेकानंद को जो ट्रंप साहब ने कहा था जिस तरह से प्रोनाउंस किया था, वो कोई भारतीय भूला नहीं। लेकिन हमारी एक हिंदुस्तानियों की बड़ी अच्छी स्पिरिट है, पर्टिकुलरली हिंदी भाषियों की, कि कोई अंग्रेजी भाषी या कोई और भाषी, तेलुगु, तमिल या दुनिया के किसी भी भाषा का वर्ड कोशिश करते हैं, सही नहीं बोल पाते हैं, तो उसको वो रिलिश करते हैं कि देखो। तो उसी तरह विवेका मुंडन जो भी उन्होंने ट्रंप साहब ने कहा था। हमारे रुपए गिर रहे हैं, लेकिन अगर आप दुनिया के सारे देश के उसमें देखेंगे कंपैरिजन में, तो इंडिया काफ़ी फर्म स्टैंड कर रहा है। मतलब इंडिया का स्लाइड का जो रेट है किसी से भी काफ़ी अच्छा है हमारा, मतलब हम उस ग्राउंड पे हैं। अमेरिका फर्स्ट, हमारे यहाँ पहले दिन से कहा जा रहा है इंडिया फर्स्ट, जब से ये मोदी सरकार आई है, और इनके सारे लोग वो भी इंडिया फर्स्ट कहते हैं। अभी हमने अमेरिका और यूरोप के सारे दबाव को झेल करके अपने तेल के रिश्ते जो रशिया के साथ हैं, और दुनिया भर को बताया कि उनके साथ हमारे पहले के रिश्ते हैं, तो उन रिश्तों को हम चला रहे हैं। अब बच गई बात कि भारत में क्या वो होगा, और जो सवाल आपने पूछा, देखिए दो संबंध अगर अच्छे होते हैं ना दो लोगों के, तो थोड़ी सी बात बदल जाती है। मेरे इनसे अगर बड़े अच्छे संबंध हैं और कहीं कोई इशू आ गया, मतलब हम तो एक ही हाउस में हैं, एक ही जगह काम करते हैं, तो मैं फ़ोन उठा करके कह सकता हूँ कि भाई ऐसा है कि ठीक है यहाँ इश्यूज़ हैं, बट इस पे बात कर लें, और फिर आदान प्रदान से काफ़ी चीज़ें सहूलियत हो जाती। नहीं होने पे थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी अखिलेश ने हाउडी मोदी, यहाँ वो आए, बाकी उनका जो अभिनंदन हुआ, वो तमाम चीज़ें कह गए। और वो ट्रंप बार बार बीच बीच में दुनिया के किसी स्ट्रांग नेता का रेफरेंस देना होता है तो मोदी का दे देते हैं कि मोदी आ जाते हैं। हमारे लिए दुनिया के, देखिए जो 4 महीने की बात है ना, मैं ट्रंप का जब से कैंपेन ट्रेल देख रहा हूँ, और जिस तरह की बात की चीज़ें हो रही हैं, हमारे यहाँ चुनाव के पहले ब्रॉडली भारत में विचार 2 स्तर के थे। एक जो ब्रॉडली जो एंटी मोदी लोग थे वो बाइडेन सपोर्टर थे हिंदुस्तान में, और जो प्रो मोदी थे वो ट्रंप सपोर्टर थे। तो इसलिए जीत के बाद का भी आपने देखा होगा पैटर्न वही है। मतलब कुछ लोग तो यहाँ तक माने करुण क्रंदन में चले गए कि ट्रंप जीत गया और मोदी जीत गया तो डेमोक्रेसी ही फ्लॉड है, ये जो वोटिंग सिस्टम है वही फ्लॉड है। तो यहाँ तक जाकर के बात होने लगी कि अब कोई और सिस्टम सोचना पड़ेगा। ट्रंप के लिए एक चीज़ मैं कहूँगा कि उन्होंने कैंपेन में जितनी बातें कहीं वो डे 1 पे कर दी। ऐसा हमारे देश में अगर हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि हमारे देश में एक चीज़ कही गई थी 2014 में, बार बार जब मोदी कैंपेन कर रहे थे तो एक चीज़ कहते थे कि ये वोट जो है सरकार बदलने के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए। व्यवस्था पूरी तरह से अभी अपने यहाँ नहीं बदली है, बहुत सारे और भी कारण होंगे, शायद प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बाकी ये बहुत तरह के, हमारे देश की विविधता कुछ अलग तरह की है। लेकिन मैं एडमायर करता हूँ कि एक व्यक्ति ने जो कहा उसके दम पे पूरी दुनिया का, उनका जो एकेडमिशिया जो है, लेफ्ट लिबरल के साथ बहुत बड़ा सेक्शन एकेडमिया का है, जो वहाँ खिलाते हैं तमाम दुनिया के, मतलब वो देख लीजिए, बाकी हमारे यहाँ भी या बाहर भी, उसका सब फेल कर गए। दूसरी चीज़ ट्रंप के विजय का एक और भी है कि कन्वेंशनल जो मीडिया था, यही ट्रंप, ट्विटर की बात हो रही थी, इसी ट्रंप को ट्विटर ने बैन कर दिया था। और जो पिछले बार इनॉग्रेशन के दिन जो घटना हुई थी उसमें उनका एक्चुअल कुछ और था जो दबा हुआ था। तो इन अ वे मैं ट्रंप ने जो पहले दिन से जो काम चलाया, और तमाम बैठे हुए थे, हमारे यहाँ शायद कोई राजनेता उस तरह से इनॉग्रेशन के दिन नहीं कहता, न कहा है, तमाम वो बैठे हुए थे, और मुझे लग रहा था कि उनके बारे में जो कह रहे हैं कि करप्ट, इनएफिशिएंट, फलाने चिलाने, तमाम दुनिया भर के एडजेक्टिव सरकारों के लिए यूज़ कर दिए, तो उनके कान में लावा की तरह, गर्म लावा की तरह घुस रहा होगा। उसके बावजूद एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब उन्होंने 2 बातें कही, एक कि इज़राइल और उनका जो हमास का जो उस समय ट्रूस हुआ है और होस्टेजेस रिलीज़ किए गए हैं,
उस समय बाइडेन ने और कमला हैरिस ने दोनों ने क्लैप किया। उसके पहले वो गर्म लावा कान में जा रहा था, लेकिन दैट इररिस्पेक्टिव। और एक समय और कहा जब मून पे मार्स पे अमेरिका का झंडा लहराएगा और वहाँ लोग जाएंगे, फिर उन्होंने वहाँ पे क्लैप किया। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें लगी उनकी डेमोक्रेसी की। बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वहाँ बैठे हुए थे क्योंकि, और जितनी धुलाई फिचाई कर रहे थे, मतलब उसके बाद ये होना, एक वो है भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ, मुझे लगता है कि सुधार होंगे। जो डीप स्टेट की चर्चा की वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न था। उन्होंने जो वेपनाइजेशन ऑफ जस्टिस कहा ना, कि जुडिशियल सिस्टम जो वहाँ पे हो गया था, उसके शिकार मतलब हाल में तमाम तरह के लेख लिखे जा चुके हैं, चर्चा हुई है। मुझे रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। कॉरपोरेट हाउस के बारे में जो भी हुआ, वो इस तरह की चीज़ों को उभार करके लाना और अपने व्यवस्था का दोष बताना कि हमारे यहाँ दोष कहाँ कहाँ पे है। आप गलत समझते हो, सही समझते हो, जिस तरह का उनके यहाँ ट्रांसजेंडर स्कूल में जिस तरह का बच्चों के बिना पेरेंट्स के कंसेंट के किसी का सेक्स चेंज की बात हो रही थी, ये सब मेरे हिसाब से बहुत ही साहसिक कदम है। और भारत के रिश्ते वो अच्छे रहेंगे। देखिए, इलीगल इमिग्रेशन को तो आप कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, है ना। इमिग्रेंट ने बनाया है देश। भाई, हमारे देश के कितने लोग सीईओ हैं जो लीगल इमिग्रेंट हैं वहाँ पे। सुंदर पिचाई वहाँ खड़े थे, सत्या नडेला खड़े थे, वाइस प्रेसिडेंट जो इतने उषा वांस जो चर्चा में आई, उनका स्माइल और उनका जो एक मतलब एक क्या कहिएगा, इतना इनोसेंट वाला जो वो पूरे समय, और उनका जो एक्सूबरेंस था, वो चीज़ें सभी जगह चर्चा में हमारे लिए आई ना। तो जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, हम अपने यहाँ इलीगल इमिग्रेंट, हमारे यहाँ इशू है ना, तो हम किसी भी तौर पे इलीगल इमिग्रेंट को नहीं वो कर सकते। बच गया कि जो कह रहे थे कि जो कंसर्न हुए हैं उसको हमने इमीडिएटली एड्रेस किया है। और ये रिश्ते इतने गहरे हो चुके हैं और इतने लोगों के बीच में हो चुके हैं ना। आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए ना, इंडियन ओरिजिन के कितने लोग हैं और इम्पोर्टेंट लोग हैं, इंटेलिजेंस से लेकर के बाकी सभी जगह। कमला हैरिस भी। लेकिन विवेक रामास्वामी वाला जो मैटर है मामला है उसमें, वो तो थोड़ा चुभ रहा है Yes. भारतीयों को। और उसका कारण है, उसका हाँ, कारण है। कारण आप बताइए। सो विवेक रामास्वामी का जो केस है, उससे ये समझ में आता है कि भाई आप कितने भी अमेरिकन हो जाएं, आप कितने भी अमेरिका के सगे हो जाएं, बट अगर आप इमिग्रेंट हैं, ब्राउन स्किन है, तो अमेरिका आपका सगा नहीं है। एक ट्वीट उन्होंने करी, सिर्फ एक सिंगल ट्वीट करी, और वो भी उन्होंने जो बात कही वो ये नहीं उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट के लिए, उन्होंने लीगल इमिग्रेंट के लिए कहा कि ये हाईली स्किल्ड लेबर है, आपके देश को आगे लेके जाता है, और क्योंकि अमेरिकन वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, H1B वीज़ा वाले जो हैं, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। एक उस सिंगल ट्वीट के बाद विवेक रामास्वामी, जिन्होंने इतना ट्रंप का सपोर्ट किया, इतना उनकी सारी पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया, इनॉग्रेशन से पहले वो बाहर हो गए। सो एवरी टाइम हम जब बात करते हैं कि लीगल और लीगल इमिग्रेंट्स की, हमें विवेक रामास्वामी का केस नहीं भूलना चाहिए, स्पेसिफिकली जब हम ट्रंप की बात करें और ये पूरे अमेरिकन सोसाइटी की बात करें जब हम, कि ये क्योंकि दे आर जस्ट, वो अमेरिका की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। जो मागा का डिसीजन रहा, जो ट्रंप के सपोर्टर्स का डिसीजन रहा, क्योंकि वो उसका अकेला डिसीजन नहीं था, वो उसके सपोर्ट बेस ने उसको फोर्स किया इस तरह का डिसीजन लेने के लिए। तो वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स सर, मोदी 3 आए, अब ट्रम्प 2 आ गए हैं, तो जो ट्रम्प साहब के जो बयान आ रहे थे दावोस सम्मेलन में, उन्होंने बोला कि भैया अमेरिका में आके बनाओ, नहीं तो हम तो टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ को लेके बार बार जो एक कीवर्ड आ रहा है, टैरिफ 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 टैरिफ, तो जाहिर सी बात है हमारा भी इंटरेस्ट उनके साथ जो हमारा ट्रेड वो है, क्योंकि एक तो यूएस एक उन कंट्रीज़ में है जहाँ हमारा ट्रेड सरप्लस है। अब वो टैरिफ की बात भी कर रहे हैं, तमाम तरह की धमकियाँ आ रहे हैं। चूँकि आपका एक एक्सपर्टाइज डोमेन है ये वाला तो इस पे आपकी जो टिप्पणी जो है वो एक ही कंसर्न फिलहाल है, और हमारी पड़ोसी हैं ये, तो हम लोग आज डिस्कस करें। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये सब आउट ऑफ एक्सपर्टीज का है। हाँ, ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि एक ही ट्रंप के जीतने से पहले से ही भारत का एक ही कंसर्न है, भारत का शेयर मार्केट बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर बेच के भाग रहे हैं। और हमको याद नहीं है, 20-25 साल से शेयर मार्केट को क्लोजली फॉलो किए हैं कि इतने महीनों तक, इतने दिनों तक लगातार भयानक सेलिंग हो रही है फॉरेन इन्वेस्टर का।
वो क्यों हो रही है, वो सब बहुत सारे अलग कारण, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। एक चीज़ जो है, गौरी जी को जाना होगा तो हाँ, हम चाह रहे हैं इनका। ठीक है मैम, ठीक हाँ, ठीक, हाँ। थैंक यू गौरी जी। आप जाइए। बाकी एक हमको लगता है इस पूरे में हम टैरिफ वाला बात और या दूसरी बात, ट्रम्प एज कैंडिडेट जो बोल रहे थे, ट्रम्प एज प्रेसिडेंट वो नहीं कर रहे हैं। वो बोल क्या रहे हैं, अब बोल रहे हैं क्या कि 10% टैरिफ हो सकता है कि लगा दें चाइना पे, 20% लगा दें मैक्सिको के कनाडा पे। पहले क्या था कि 20 तारीख को ही 20%, 30%, 40% टैरिफ पूरे दुनिया में लग जाएगा। अब वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि प्रैग्मेटिज्म आई है। दूसरा जो सबसे अच्छा चीज़ हमको लगता है लॉन्ग टर्म में, 4 साल, 5 साल, 6 साल में, अमेरिका डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट के नाम पे पूरी दुनिया में गंद मचाता था। डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट जो अमेरिका का था वो बेसिकली था क्या है कि अपने पिट्ठू को बिठाओ और उसको फंड करो ताकि वो हमारा पिछलग्गू बन के हमारे इंटरेस्ट को सर्व करता रहे। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख लेंगे, हमारे पड़ोस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पड़ोसी देश में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट आने से वो पूरी दुनिया का जो अमेरिका का डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा जो है इसी से जुड़ा हुआ है कि ट्रम्प बहुत बड़े डिसरप्टर हैं। वो उन्होंने पूरे सिस्टम को एकदम से तोड़ मरोड़ दिया, अमेरिका का हो या अमेरिका का दूसरे देश के साथ इंगेजमेंट हो। अब इससे हमको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा इसीलिए होगा कि हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि मल्टीलैटरल सिस्टम जितना हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WHO हो, WTO हो, ये सब जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हैं वो कुछ खास देशों को बेनिफिट करते हैं और बाकी को, अब जैसे पिछले 10, 20, 25 साल में 2 देश जो क्लियरली बहुत आगे निकल गया है वो है इंडिया और चाइना। लेकिन इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, UN में भी इन दोनों देश की वैसी औकात नहीं है। भारत को तो परमानेंट मेंबर भी नहीं है ना, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। तो ये मल्टीलैटरल, ट्रम्प के आने से जो डिसरप्शन होगा तो उसके बाद मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जितने हैं वो थोड़ा ज़्यादा फेयर हो जाएंगे और अभी की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे और वो हमको फ़ायदा होगा। अभी की रियलिटी में हमारी औकात बहुत बड़ी है, इंडिया की औकात बड़ी है, और वो अगर रिफ्लेक्ट होता है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में तो हमको उससे फ़ायदा होगा। तो लॉन्ग टर्म में हमको लगता है, शॉर्ट टर्म में टैरिफ वगैरह से भारत को बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। कभी वो नहीं था क्या कि ब्लैंकेट अगर पूरी दुनिया में लगाएंगे तो उससे थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसीलिए भारत को 6 महीने के इस नॉइज के बाद हमको लगता है कि भारत के लिए विन विन ही है ट्रम्प का बनना। अखिलेश सर, एक छोटी सी टिप्पणी आप लेंगे फिर शो ख़त्म करेंगे। इन्होंने जो बोला कि जो डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट की बात की, तो अभी बांग्लादेश में भी जो कुछ हुआ ट्रम्प के आने के बाद, अब आपको लगता है कि क्या, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है, खासकर अगर सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो भी, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। यहाँ पर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बांग्लादेश का जो मुद्दा है, हमें ये नहीं भूलना होगा कि ट्रम्प जब राष्ट्रपति नहीं भी बने थे, कैंपेन के दौरान ही उन्होंने ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसका मुद्दा उठाया था। हिंदुओं की बात उन्होंने कही थी, क्रिश्चियंस के ऊपर जो वहाँ पर अटैक हो रहे थे उसकी उन्होंने बात की थी, माइनॉरिटीज़ की बात उन्होंने उठाई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। और उसके बाद भी लगातार अभी जयशंकर गए हैं जयशंकर इससे पहले भी एक बार जा चुके हैं जब बाइडेन का ही कार्यकाल था, जब वो एक तरह से लैम डक प्रेसिडेंट बन चुके थे, तब भी गए थे और तब भी ये मुद्दा उठाया गया था। और अब तो जयशंकर गए, और जो आपने बात कही कि सबसे आगे बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे एक बात और बताऊँ, ये तो आपने नोट किया कि जयशंकर सबसे आगे थे, लेकिन जापान के जो एम्बेसडर हैं वो तीसरी रो में थे। तो ये दिखाता है कि कितना इम्पोर्टेंस जो है भारत को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में मिलने वाला है। ये भी अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है। तो बांग्लादेश में जो ये डेमोक्रेसी वाला प्रोजेक्ट था, ये किसने किया ये सब जानते हैं, और अब इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और ये किस लिए किया गया ये भी समझ में आ रहा है। ISI के जो है ऑफिशियल्स हैं वो अब बांग्लादेश में जा रहे हैं, तो उससे भी समझ में आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो ये अब उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ पर जो बदली परिस्थितियाँ हैं उसमें हालात बदलेंगे। वो केवल बांग्लादेश में ही नहीं,
बल्कि भारत के आस पड़ोस में जहाँ जहाँ पर भी चीन का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश चीन कर रहा है और भारत के प्रभाव को घटाने की कोशिश जहाँ पर चीन कर रहा था, वहाँ पर भी परिस्थितियाँ बदलेंगी। आपको ये नहीं भूलना होगा कि वहाँ पर क्वाड की जो बैठक है वो जल्दी होने जा रही है, मेरे ख्याल से भारत में ही होगी, इसी साल होने वाली है, और वहाँ पर वो राष्ट्रपति ट्रम्प को भी इस बैठक में आना है। तो ये सारी चीज़ें वो बताएंगी कि किस तरह से बदली परिस्थितियों में भारत के लिए इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। और जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात मयंक जी ने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO, जिसके बारे में ट्रम्प का ये विश्वास है, वो मानते हैं कि ये चीन का एक तरह से पिट्ठू बन के रह गया, तो आते ही उन्होंने WHO से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। भारत लंबे समय से कहता आ रहा है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है वो आज की रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ट्रंप के आने के बाद क्या भारत को UNSC का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए और कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, क्या इसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी, ये भी हमारे इंटरेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। और जो दूसरे इश्यूज़ हैं, चाहे वो भारतीयों के वहाँ पर काम करने की बात हो या भारत के अमेरिका के साथ कारोबार की बात हो, मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी। जो शुरुआती शोर होता है कोई भी जब रेजिम चेंज होता है, और आप ये मत भूलिए कि ट्रंप कोई सामान्य बहुमत से नहीं आए, बहुत बड़े बहुमत से ट्रंप आए, मेजोरिटी है सब दूर, तो ऐसे में उनको फैसले करने का अधिकार अमेरिका की जनता ने दिया है, तो वहाँ पर वो निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन जो बात हो रही थी नेचुरल सिटीजन वाली बात की, अगर वहाँ पे आप पैदा होते तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, तो ये अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अधिकार दिया हुआ है। तो ट्रंप ने आदेश ज़रूर दे दिया, लेकिन आपने जैसा खुद मेंशन किया है कि वहाँ पर एक कोर्ट ने उस पर अभी फ़िलहाल स्टे लगा दिया है। तो ऐसे कई सारे फैसले हैं जो ट्रंप ने किए हैं, इनमें से कई जो है संविधान के हिसाब से टिक नहीं पाएंगे, जुडिशियल स्क्रूटनी का पार्ट नहीं, वो जुडिशियल स्क्रूटनी में शायद वो टिक ना पाए, लेकिन कई सारे टिकेंगे भी। तो हमें उसी हिसाब से मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा और तैयारी करनी भी होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारत ने अभी तक ट्रंप के किसी भी इस तरह के कदम के ऊपर कोई भी एडवर्स रिएक्शन नहीं दिया है, हर चीज़ पे उससे बहुत ही पॉजिटिवली उसको रिसीव किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मैच्योर सिग्नल है कि भारत की तरफ से किस तरह से मैच्योरिटी का सिग्नल दिया जा रहा है, और ये रिश्ते मजबूत करने में एक बड़ा कदम उठाएगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।